आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊँगी। इसमें उन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि इफ़ द सीक्वेंस दिस, उन्होंने हमें एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइंड nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब है? जिस तरह हम लोग A1 को कहते थे फर्स्ट टर्म और हम A2 को कहते थे सेकंड टर्म, तो हम लोग nth टर्म को क्या कहेंगे? an, ठीक है। उन्होंने कहा है कि nth टर्म फाइंड आउट करें, मतलब उन्होंने हमें an फाइंड आउट करने के लिए कहा है। an फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? अब उन्होंने तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है और बता दिया है, उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया कि आपने A1 ये है, A2 ये है या क्या है। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया है कि nth टर्म आप फाइंड आउट करें, मींस an आपने फाइंड आउट करना है। इसमें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 और ये मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। d का मतलब, जबकि d का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कहते हैं d को। n का मतलब है एनी नंबर, ठीक है। और A1 का मतलब क्या है? A1 का जिस तरह मैंने बताया था फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म होती है A2। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होती है A1, n होता है एनी नंबर एंड d इज द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये है, जिस तरह हम लोग लिखते थे A1, A2, A3, और A1 और A2 की जो वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग d कहते हैं, जिस तरह हमने 6.1 में पढ़ा था। इसके बाद अब जब हम लोगों ने ये उन्होंने दिया हुआ है, अब A1 जो है हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम एक और चीज़ जो है इस इक्वेशन में फाइंड आउट करने के लिए d है। हम लोग d किस तरह फाइंड आउट करेंगे? d फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, d फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस फाइंड आउट करने का, कि A1 A2 माइनस A1, ये डिफरेंस फाइंड आउट करने का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है कि A2 में से A1 माइनस कर दें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब उससे पहले d फाइंड आउट करने से पहले d में उन्होंने A1 भी दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है। अब d फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोगों को A1 चाहिए और फिर हम लोगों को A2 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग A1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। A1 फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह उन्होंने ये दिया हुआ है an-3, ठीक है। an-3 दिया हुआ है कि हम लोग क्या माइनस करें, मतलब अगर n-3 है इक्वल्स टू, हम लोगों को पहले A1 चाहिए। अब यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, हमें A1 चाहिए, तो यहाँ पर A तो सेम है, हमारे पास ये नहीं है n-3, ठीक है। अब हम n-3 इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, क्योंकि हमें n-3 की जगह 1 चाहिए। हम इसमें क्या n की जगह क्या डालेंगे तो हम लोगों को 1 हासिल होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 3, तो n इक्वल्स टू 4 आ गया। n इक्वल्स टू 4 मतलब अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए A1 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर n की जगह 4 लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे n की जगह अगर हम 4 लिख दें, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू, ये लिख देते हैं अब 2n माइनस 5, ठीक है। अब हमने ये एक्सप्रेशन लिख दी। यहाँ पर हम लोग 2n की जगह n, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम लोग 4 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक n पे 4 लगेगा तो दूसरे में भी 4 लगेगा, ठीक है।
ये दोबारा करते हैं, A4 माइनस 3, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए था तो हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया कि हम लोग क्या माइनस करेंगे 3 में से, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर n माइनस 3 इक्वल्स टू 1 ले लिया, जिसकी वजह से n की वैल्यू 4 आ गई। अब जिधर जिधर इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ आप लोग 4 पुट कर दें, इक्वल्स टू, जिस तरह मैंने यहाँ 4 पुट किया, देन 2, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, -5 बिकॉज हमें A1 की वैल्यू चाहिए। देन A1 इक्वल्स टू 4 2s are 8 -5। देन हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग लिखेंगे A1 इक्वल्स टू 3, क्योंकि 8 -5 जो होता है वो 3 होता है। तो हम लिख देंगे A-1 इक्वल्स टू 3। A-1 इक्वल्स टू 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब A2 फाइंड आउट करेंगे। A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग n-3 में n की क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो वो भी यहाँ पर हम साइड पर सॉल्व करेंगे कि n-3 इक्वल्स टू 2। पहले हम लोगों को इसकी जगह 1 चाहिए था A1 फाइंड आउट करने के लिए, A तो सेम था, हमें सिर्फ यहाँ पर 1 चाहिए था, इसलिए हमने इस जो छोटी सी इक्वेशन है उसको 1 के इक्वल लिया और n की वैल्यू निकाली। अब इसी तरह हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम इस वैल्यू को इक्वल लिखेंगे 2 के, ताकि हमें n की वैल्यू पता लग सके कि जो हम n की वैल्यू यहाँ पर डालें तो हमारे पास 2 आए। तो यहाँ n-3 इक्वल्स टू 2 है। अब n-3 इक्वल्स टू 2 लिखा है मैंने, अब 3 इधर ले जाऊंगी, n इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 5, n इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा। जिस तरह देखें A5 -3, जिधर जिधर n है इस सीक्वेंस के अंदर वहाँ आप लोग 5 पुट कर दें, इक्वल्स टू 2 5 -5, देन A यहाँ पर 2 आ गया, इक्वल्स टू 5 2s are 10 -5 वेयर A2 इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास A2 की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है। अब हम लोग D फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को AN की वैल्यू चाहिए, तो AN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। इस फॉर्मूला में हम लोगों को D चाहिए था और A1 चाहिए था। D फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को A2 एंड A1 चाहिए था। हमने जो हमें गिवन सीक्वेंस था उससे हम लोगों ने A2 एंड A1 फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग D इक्वल्स टू A2 की वैल्यू लगाएंगे। A2 हमारे पास 5 है, माइनस ये हमारे पास 3 है, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। D की वैल्यू 2 आ गई। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब लिखेंगे AN इक्वल्स टू, क्योंकि हमें nth टर्म चाहिए तो nth टर्म का मतलब है AN फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n की हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर हम n की जगह n ही लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी n की वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि हमें nth टर्म चाहिए, तो हम n की जगह कुछ नहीं लगाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय D हमारे पास 2 है। उसके बाद AN इक्वल्स टू 3 प्लस, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे n-1 से, तो यहाँ पर आएगा 2n-2। अब -2 और 3 के साथ करेंगे कि AN इक्वल्स टू 3 - 2 हमारे पास 1 होता है, तो 1 + 2n, वेयर AN की हमारी वैल्यू आ गई 1 + 2n, मतलब हमारे पास nth टर्म आ गई। nth टर्म हमारे पास कौन सी है, 1 + 2n, ये हमारा आंसर है। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए
सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को कहा है कि फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें अब ऊपर वाला नहीं दिया हुआ, जिस तरह ऊपर वाली हमें इस तरह की दी हुई थी, इस तरह की सीक्वेंस नहीं दी हुई उन्होंने लिखा हुआ है कि 13th टर्म फाइंड आउट करनी है। पहले मैं लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 3 में 13th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। अब उन्होंने कहा है कि हमने इसमें 13th जो टर्म है, इस सीक्वेंस की 13th टर्म निकालनी है। अब 13th टर्म निकालने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सीक्वेंस में ये वाली टर्म है ये कौन सी है। तो इसके लिए जो हमारे पास ये वाली फर्स्ट वाली टर्म होती है वो हमारे पास an होती है। सेकंड वाली हमारे पास फर्स्ट वाली a1 होती है, सेकंड वाली a2 होती है। ये जो पूरी है ये थर्ड टर्म है, और जो थर्ड टर्म है वो a3 होती है, और ये जो फोर्थ टर्म है ये हमारे पास a4 होती है। अब उन्होंने कहा है कि 13th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि हम लोगों को a13 चाहिए। ठीक है, हम लोगों को a13 चाहिए। अब a13 अगर हम इस तरह से फाइंड करने बैठे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए मतलब कम से कम टाइम में a13 तक पहुंच जाएं, इसके लिए हम वही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। इसमें अब हम लोग 13 फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर an की जगह 13 लिख देंगे। हम लोग यहाँ पर 13 लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर भी 13 लिख देंगे। a1 भी हमारे पास पड़ा हुआ है कि a1 जो होता है वो ये है x है। a1 फर्स्ट वैल्यू होती है, तो a1 x है हमारे पास। अब हमें d फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होता है। तो d इक्वल्स टू a2 हमारे पास 1 है, माइनस a1 हमारे पास x है। d हमारे पास आ गया a2 माइनस a1 विच इज़ 1 माइनस x। d हमारे पास 1 माइनस x आ गया। अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। an है तो n की जगह हम लोग जिधर n है यहाँ पर हम 13 लगा देंगे, क्योंकि हमें a13 चाहिए। a13 इक्वल्स टू a1 हमारे पास x है, x लिख दिया, प्लस n 13 लिखेंगे। 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस x है। अब इसके बाद a13 इक्वल्स टू x प्लस 13 माइनस 1 इज़ 12। यहाँ 12 लिख देंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस x। तो a13 इक्वल्स टू x प्लस 12 माइनस 12x। अब x और माइनस 12x करेंगे। a13 इक्वल्स टू x माइनस 12x हमारे पास 11 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 11x, बड़े का साइन आएगा माइनस 11x प्लस 12। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a13 इक्वल्स टू 12 माइनस 11x। ये हमारे पास a13 की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर था। हमें यही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कि हमने 13th फाइंड करनी है टर्म इस सीक्वेंस की। इस सीक्वेंस से देखते हुए हमने 13th टर्म फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हम लोगों को कहा है कि विच टर्म ऑफ द AP का मतलब जो होता है वो सीक्वेंस ही होता है। AP का वर्ड आपको जहाँ आ जाए वो सीक्वेंस ही होगा। AP भी कहते हैं सीक्वेंस को, और ये AP जो है शॉर्ट फॉर्म है और सीक्वेंस भी कहते हैं। इसका ये जो है ये सीक्वेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने AP का वर्ड यूज़ किया है,
ठीक है, उन्होंने कहा है कि विच टर्म ऑफ द ए पी मीन्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज -85 है। कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास -85 है। मतलब ये कि फर्स्ट टर्म जिस तरह हमारे पास A1 होती है और सेकंड टर्म हमारे पास A2 होती है, थर्ड टर्म हमारे पास A3 होती है, तो इसी तरह उन्होंने हमसे ये पूछा है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म -85 होगी। जिस तरह ये उन्होंने टर्म दी हुई, उन्होंने पूछा है कि कौन सी टर्म होगी। जिस तरह ये सेकंड टर्म थी A2, तो उन्होंने पूछा है, फर्ज कर लें कि अगर A2 उन्होंने दिया हुआ हो, ठीक है, अगर उन्होंने कहा जिस तरह A2 सेकंड वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इस वाली सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस में इस टर्म को हम किस तरह लिखेंगे कि A2 जो है उन्होंने दी हुई है 2, ठीक है, A2 जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो 2 है। तो अगर मैं पूछूं कि A2 की वैल्यू अगर 2 है, तो आप बताएं ये इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म होगी। किस तरह पता लगेगा हम लोगों को ये कौन सी टर्म होगी। ये सेकंड टर्म है, ठीक है, A2 जो है 2 है ना, A2 की वैल्यू 2, तो 2 का मतलब है सेकंड टर्म। यहाँ पर 2 लिखा है, इसी से हमें जाहिर हो रहा है कि ये सेकंड टर्म है। अगर हम इसको लिखना चाहें, हमें किस तरह, मतलब उन्होंने दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें AN लिख दूँ, AN इक्वल्स टू -85 लिख दूँ, ठीक। अब उन्होंने कहा है कि ये जो टर्म है ना, उन्होंने AN की वैल्यू दी हुई है हमें -85। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, n की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ। जिस तरह यहाँ पर 2 लिखा था तो हमने बता दिया ये सेकंड टर्म थी, 2 लिखा हुआ था। अगर जिस तरह अगर A1 लिखा है, A1 इक्वल्स टू 5 है, तो उन्होंने कहा है कि A1 की वैल्यू 5 है। तो आप बताएं ये फिफ्थ वाली जो वैल्यू है ये इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म है। तो हम इस वाली चीज़ को देखेंगे, यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब है ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर AN इक्वल्स टू -85 लिखा है, यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया हुआ n, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने n फाइंड आउट करना है। मतलब हमें नहीं पता कि इस सीक्वेंस में ये कौन सी वैल्यू है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में ये फोर्थ वैल्यू भी हो सकती है, ये 10th वैल्यू भी हो सकती है, ये 13th वैल्यू भी हो सकती है, मींस A13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है कि ये A13 है, A14 है, कि कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की -85। मतलब AN उन्होंने हमें -85 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब AN उन्होंने दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में AN दिया हुआ है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि n क्या है, हमने असल में n फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला हम लगाएंगे वही वाला कि AN इक्वल्स टू A1 प्लस, ये है A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। यहाँ पर AN आ रहा है ना, तो यहाँ AN की जगह -85 लिख देंगे। A1 भी हमारे पास है जो कि 5 है, n हमने फाइंड आउट करना है। देखें ये वाला n फाइंड आउट करना है। जो ये वैल्यू दी गई हुई है ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो ये वैल्यू दी गई है ना -85, ये n की वैल्यू नहीं है, ये पूरे AN की वैल्यू है, ठीक है। AN की वैल्यू -85 है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है n, ये वाला n, ये वाला n। यहाँ पर AN की वैल्यू हम लगा देंगे -85, A1 की वैल्यू 5 लगा देंगे, n हमने फाइंड आउट करना है। अब D निकालने के लिए पहले हम D फाइंड आउट करेंगे। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 2 है और -1 माइनस A1 हमारे पास 5 है, तो हमारे पास D इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। बड़े वाले का साइन लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास D इक्वल्स टू -3 आ गया। अब इसमें हम पुट करेंगे AN उन्होंने हमें -85 दिया हुआ है, -85 इक्वल्स टू A1 जो है वो 5 है, प्लस n हमने फाइंड आउट करना है, माइनस D हम 1 लिखेंगे, D हमारे पास
3 है। तो -85 इक्वल्स टू 5 प्लस, अब -3 को आप n-1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा -3n माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, बल्कि आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ, ये माइनस आप ये ब्रैकेट में लिख दें कि -1 1 से हुआ तो ये -3 आ गया, -1 -3 से हुआ तो ये -3 आ गया। ठीक, अब इसके बाद -85 इक्वल्स टू 5 प्लस -3n माइनस, ये जब माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना माइनस इस वाले साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3। उसके बाद -85 इक्वल्स टू 5, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, 3n प्लस 3 प्लस 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 होता है। उसके बाद -85 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 करेंगे 8 प्लस 8 माइनस 3n। अब ये वाला 8 इधर आ जाएगा, तो -85, ये 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है जहाँ पर कोई साइन ना हो। ठीक है, तो वो प्लस का साइन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ प्लस हो रहा है 8, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -85 माइनस 8 इक्वल्स टू -3n -3n। अब इसके बाद -85 -8, मतलब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, जहाँ सेम साइन आ जाए वहाँ हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -93 हमारे पास आएगा इक्वल्स टू ये -3n एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद n को इधर ही रहने देंगे हम लोग, n इधर ही रहेगा, तो ये वाला 3 इस 93 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। आप कैलकुलेटर पे लिखें 93 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर हमारे पास आता है n इक्वल्स टू 31। हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारे पास n की 31 वैल्यू आई है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन थी, ये वाली, इसको हमने पहले लिखा था an इक्वल्स टू -85, कि हम लोगों को नहीं पता कि 85 जो है इस सीक्वेंस की कौन सी वैल्यू है, तो n हमारे पास 31 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a31 इक्वल्स टू -85। का मतलब है कि a जो है 31 है, मतलब -85 इस सीक्वेंस की 31st वैल्यू है। मतलब ये जब जिस तरह ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, तो जो -85 है वो 31st वैल्यू है इस सीक्वेंस की। ठीक है, ये भी आंसर सोल्व हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसके तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा है कि विच टर्म ऑफ द AP मीन सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस क्या है हमारे पास, -2 4 10 और डॉट इज 148। मतलब इस सीक्वेंस में 148 कौन सी वैल्यू है? एज इट इज 6 है, ये बिल्कुल 6 की तरह है। हमने यहाँ पर सिर्फ पता है क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने 184 दे दिया, मतलब an इक्वल्स टू 144 होगा, an इक्वल्स टू 148 होगा, an इक्वल्स टू 148 होगा हमारे पास। तो यहाँ पर n की जगह an की जगह 148 लिख देंगे, a1 की जगह a1, ये हमारी a1 वैल्यू है, तो -2 आ जाएगा a1 की जगह, और n जो है n एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमने तो n फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी टर्म है। उसके बाद -1 d की वैल्यू क्या होगी, d का फॉर्मूला लगाएंगे a2 - a1, तो a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास 4 है,
ये देखें यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस तरह करना है। सबसे पहले आप लोगों ने डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1 लगाएंगे। उसके बाद जब डी फाइंड आउट हो जाएगा तो AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी लगाएंगे। AN की जगह 148 लिख देंगे। A1 की जगह आप लोग 2 लिख देंगे क्योंकि A1 जो है वो -2 है, -2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। और A2 हमारे पास 4 थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने डी की वैल्यू लगा देनी है जो भी इससे निकलेगी, और फिर आप जब यूँ करते रहेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपने खुद करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, AP को सीक्वेंस पढ़ते हैं, इन द सीक्वेंस इन विच A1 उन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में A1 उन्होंने हम लोगों को 11 दिया हुआ है एंड AN उन्होंने हम लोगों को 68 दिया हुआ है और D उन्होंने हम लोगों को 3 दिया हुआ है। ये देखें, आप गौर करें कि पहले जो हम लोग फाइंड आउट करते थे, ये देखें पहले उन्होंने हमें सिर्फ ये सीक्वेंस दिया हुआ होता था, ठीक है, और हम लोग इस सीक्वेंस से पहले हम लोग डी फाइंड आउट करते थे, AN फाइंड आउट करते, डी फाइंड आउट करने के बाद A1 बताते थे, उसके बाद AN निकालते थे। ठीक है, AN उन्होंने दिया होता था। यहाँ पर उन्होंने हमने कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है, सिर्फ हमने वैल्यू लगानी है कौन सी वाली, AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, बिकॉज उन्होंने AN भी दिया हुआ है जो 68 है और उन्होंने A1 दिया हुआ है जो 11 है, n हमने फाइंड आउट करना है, d हमारे पास 3 उन्होंने दिया हुआ है। ये वाली सारी वैल्यूज इसमें सिर्फ पुट करनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन लोगों ने हमें कहा हुआ है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, मतलब उन्होंने nth टर्म दी हुई है, मतलब उन्होंने हम लोगों को AN दिया हुआ है। AN हमारे पास इक्वल्स टू 3n माइनस 1 है, 3n माइनस 1 दिया हुआ है। फाइंड द AP, मतलब हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने, उन्होंने हम लोगों को अब nth टर्म दी हुई है तो हमने उससे अब सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, हमने सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे पुट, जिस तरह हमने 6.1 में किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। पुट n इक्वल्स टू 1, A1 इक्वल्स टू 3, 1 माइनस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। उसके बाद इक्वल्स टू 3 माइनस 1 वेयर A1 इक्वल्स टू 2, A1 हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद नाउ पुट n इक्वल्स टू 2, देन जिधर जिधर यहाँ n है वहाँ वहाँ 2 लगा दें। A2 इक्वल्स टू 3, 2 माइनस 1 equals to 3 2s are 6 minus 1, A2 equals to 5. Then put n equals to 3, A3 equals to 3 into 3 minus 1 equals to 3 3s are 9 minus 1, A3 equals to 8. Now A4 put n equals to 4, A4 equals to 3 into 4 minus 1 equals to 12 minus 1 where A4 equals to 11. ये हमारे पास A4 आ गया। जिस तरह आप लोगों को अगर कभी भी सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सिर्फ 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, अगर उन्होंने हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा हो AP, तो हम 4 से ज़्यादा टर्म्स नहीं निकालेंगे। हम लिखेंगे वेयर
वेयर द रिक्वायर्ड AP इज, अब हम ये लिख देंगे सीक्वेंस बनाकर कि 2, 5, 8, 11, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये डाल देंगे हम लोग, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? उन्होंने सीक्वेंस हम लोगों को क्या दिया है? 4/3, 7 ये होल पार्ट 2, 7/3 होल पार्ट 2, हाँ 2, देन 10 डिवाइडेड बाय 3 होल पार्ट 2, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उन्होंने nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब जब भी हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या लिखेंगे? an वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये जो होती है ये nth टर्म होती है। अगर यहाँ पर a1 होता तो वो फर्स्ट टर्म होती, अगर यहाँ a2 होता तो वो सेकंड टर्म होती ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहाँ पर nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है an वाला यूज करेंगे, विच इज इक्वल्स टू a1 इंटू नहीं a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। तो यहाँ पर a1 हमारे पास ये है, 4/3 होल पावर 2 हमारे पास ये a1 है, और d फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अब सबसे पहले आप एक बात गौर से देखें कि आप देखें कि सबके जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, सबके ऊपर पावर 2 भी लगी हुई है, ये कॉमन है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द nth टर्म ऑफ, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपनी आसानी के लिए इन सब का बस सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है, मतलब 4, 7, 10 और डॉट डॉट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या, हमारे लिए देखिए ना, जब यहाँ पर ये तीनों सेम है, तीनों कॉमन है, ये भी तीनों सेम है, दोनों सबके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो आगे जो हमारे पास टर्म्स होंगी उनके डिनोमिनेटर में भी 3 ही होगा और उनकी पावर भी 2 ही होगी। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए सिर्फ इनका सीक्वेंस निकालेंगे, सिर्फ ऊपर वालों का की nth टर्म निकालेंगे, इनका अलग सीक्वेंस बनाने के बाद, और जब आंसर निकल आएगा ना तो फिर हम उसको उसके नीचे भी 3 और उसकी पावर 2 लगा देंगे। किस तरह करना है? इस तरह करना है, ये देखें, ये 4, 7 एंड 10 लिखा है ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लगाया, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोगों ने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास a1 जो है हमारे पास 4 है, और d फाइंड आउट करने के लिए हम a2 माइनस a1 लिख देंगे, ठीक है। तो d हमारे पास a2 क्या है? a2 है हमारे पास 7 और -4 d, तो d हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, d हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे, तो लिखेंगे an इक्वल्स टू a1 की जगह 4 लगा देती हूँ, प्लस n-1 डॉट, क्योंकि हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है ना, इसलिए हम n की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। d क्या हमारे पास 3 है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, an इक्वल्स टू 4 प्लस 3n माइनस 3, देन an इक्वल्स टू 4 माइनस 3 करेंगे तो 4 माइनस 3 हमारे पास 1 होगा, 1 प्लस 3n बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास nth टर्म मीन्स an जो है वो 1 प्लस 3 आ गई। अब हमने इसमें पता है क्या करना है? हमने जिस तरह यहाँ पर nth टर्म आ गई ना हमारे पास, तो जिस तरह सारी सीक्वेंस में सबके नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसके नीचे भी आप 3 लगा दें। सबके सीक्वेंस में सब वैल्यूज़ का जो पावर है वो 2 है, तो आप इसकी भी पावर 2 लगा दें, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया, ये आपका आंसर था, nth टर्म हमारी निकल आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए पी, मतलब ये जो तीन टर्म्स हैं अगर ये एक सीक्वेंस के अंदर हैं देन शो दैट b इक्वल्स टू 2ac/a+c। उन्होंने हमको कहा कि ये जो है ये तीन चीज़ें अगर एक सीक्वेंस के अंदर हैं, ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में है तो बताएं कि बी जो है वो आपने दिखाना है, बताना है, प्रूव करना है कि बी जो है वो 2ac/a+ हो। इसमें हम लोग फाइंड आउट किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब उन्होंने इनको सिर्फ कहा है कि ये जो है ये सीक्वेंस का हिस्सा है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये A1 है कि ये A1 है कि ये A1 है, या फिर हो सकता है ये A13 हो, ये A14 हो, या ये A1 हो, ठीक है। अब हमें इस तरह से उन्होंने बताया है। अब आप लोगों को पता है कि जो D होता है आम तौर पर जो D होता है वो इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 के, ठीक है, A2 माइनस A1 के। अब हमें नहीं पता कि ये वाला जो टर्म, ये वाली जो टर्म है वो A1 है या ये वाली A1 है या ये वाली A1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जिस तरह का पता है कि ये जो D होता है ये होता है डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों में क्या होगा। आपको ये भी पता होगा कि एक सीक्वेंस के अंदर सेम डिफरेंस चलता है, जिस तरह हमने 6.1 में पढ़ा था कि अगर हम लोगों को एक सीक्वेंस दिया गया हो तो हम उसकी अगली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं पहले उनमें जो डिफरेंस आ रहा है बीच में। तो अब हम इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें, हम सपोज कर लें कि ये A1 हो, ये A2 हो, ये A3 हो, ठीक है, हमने सपोज करना है, उन्होंने हमें दिया नहीं हुआ, तो ये हमने सपोज कर लिया। अब देखें अगर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अगर A2 माइनस A1 करें तो जो डिफरेंस आए वो ऑफ कोर्स सी बात है आगे वाली सीक्वेंस में भी वही डिफरेंस होगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो अगर 3 आ जाए, सपोज कर लें इन दोनों का जो डिफरेंस हम लोगों ने लिया वो 3 आ गया, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे वो भी 3 आएगा, आगे वाले दो का लेंगे उसका भी 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जिन दो मर्जी का डिफरेंस ले लें वो सेम आएगा। तो इसी पर हम लोग करेंगे कि D इक्वल्स टू 1/b, ये हमने सपोज किया 2, ठीक है, A2 सपोज किया और ये A1 सपोज किया, तो हम 1/b माइनस 1/a करेंगे तो वो भी इक्वल होगा, D जो है इन दोनों के डिफरेंस के भी इक्वल होगा। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें मतलब 1/c माइनस 1/b, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जब हम सीक्वेंस में जाते हैं यूं आगे की तरफ तो अगर ये 1 है तो अगला 1 से बड़ा होगा, इसी तरह जो 1/c है वो 1/b से बड़ा होगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, तो माइनस में हम कोशिश करते हैं जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ माइनस का साइन ना लगे वरना आंसर में माइनस आता है। इसलिए हम लोग ये वाला जो बड़ा है ये हम लोग पहले लिखते हैं, माइनस करते हैं उससे छोटे वाले को। इसी तरह मैंने 1/c माइनस 1/b लिखा। अब जिस तरह D जो है डिफरेंस जो है इसके इक्वल भी है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल भी है और इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल भी है, तो हम दोनों इन दोनों को लिखेंगे 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। अब इन दोनों को इक्वल लिख दिया हम लोगों ने। अब हम इन दोनों को चलाते हुए b की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 1/b है, यहाँ भी 1/b है, इन दोनों को इस साइड पर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। 1/b यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 1/b इक्वल्स टू 1/c, यहाँ पर 1/a माइनस हो रहा है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/a। उसके बाद इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/b इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे AC, यहाँ पर
सी है, सी से कैंसिल होगा, उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस ए से कैंसिल होगा, रह गया सी, तो सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा सी। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ लिखा हुआ है कि b इक्वल्स टू 2ac ओवर a प्लस सी, तो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b को हम ले जाते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ना b, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2 ओवर, जब a प्लस सी यहाँ ऊपर है तो यहाँ पर आके नीचे आ जाएगा a प्लस सी, और b यहाँ पर है, b ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू b ओवर ए सी। ठीक है, इसी तरह अब ये ए सी है, ए सी यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ac इक्वल्स टू b 2ac ओवर a प्लस सी इक्वल्स टू b। आप देख लें, जिस तरह उन्होंने कहा था b इक्वल्स टू 2ac ओवर a प्लस सी, तो 2ac ओवर a प्लस सी इक्वल्स टू b हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा सोल्व हो गया, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो अल्लाह हाफिज़।